ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले उसके हिसाब से होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट रीड करो। क्या बोला? योर फैक्ट्री बाय एंड यूज ए कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट ₹10 पर पीस। इसका मतलब कंपोनेंट का परचेज प्राइस 10 रुपया। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 पीस। तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना? 2000 पीस। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 10%। इधर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रहा है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 फॉर ऑर्डर। द परचेज मैनेजर एग्री दैट as the ordering cost very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. परचेज मैनेजर के हिसाब से हम एंटायर रिक्वायरमेंट को एक सिंगल ऑर्डर में खरीदेंगे। भाई ये परचेज मैनेजर कहाँ से आया? हम तो खरीदेंगे ईओक्यू में, क्योंकि ईओक्यू में हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है। अगर परचेज मैनेजर के हिसाब से हम एंटायर क्वांटिटी एक सिंगल ऑर्डर में खरीदेंगे तो हम परचेज मैनेजर को बोलेंगे कि तुम कॉस्ट निकालो। अगर ईओक्यू से कॉस्ट कम होगा तो हम तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। He also says that if we order 2000 पीस, फिर वो बोल रहा है कि अगर हम 2000 पीस एट ए टाइम खरीदेंगे, we can get 3% discount. We can get 3% discount from the supplier. Evaluate this proposal and make your recommendation. Calculate the amount of a discount required to be earned to have a saving of 1200 in favor of the proposal. ठीक है, डिस्काउंट तो कैलकुलेशन करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्काउंट कैलकुलेशन किया था, लेकिन वहां पे डिस्काउंट मतलब परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमने एक्स लिया था। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में 4 कैलकुलेशन होगा। पहले यूक्यू कैलकुलेशन होगा, यूक्यू का कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। फिर परचेज मैनेजर के हिसाब से सिंगल ऑर्डर में खरीदेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा, वो भी कैलकुलेशन होगा। फिर 3% डिस्काउंट में कॉस्ट कितना आएगा, डिस्काउंट को हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर 1200 रुपया सेव करने के लिए कितना डिस्काउंट होगा, उसको भी कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आया? बोलो यस और नो। यस। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। पहले कुछ डाटा लिखते हैं। बोलो एनुअल कंजप्शन कितना? 2000। अच्छा, एनुअल कंजप्शन 2000 पीसेस का मतलब परचेज मैनेजर जो बोला था ना 2000 यूनिट्स एट ए टाइम खरीदोगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, वही एक है, एक ही ऑप्शन। मतलब सिंगल ऑर्डर 2000 पीस। फिर परचेज प्राइस कितना? 10 रुपया। फिर कैरिंग कॉस्ट कितना? सर कैरिंग कॉस्ट 40। ओ माय गॉड, ये परचेज प्राइस 10%, सॉरी परचेज प्राइस, हाँ 10 रुपया। तो कैरिंग कॉस्ट 10%, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 40। पहले कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, पहले हम ईओक्यू कैलकुलेशन करेंगे। ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO/C का रूट ओवर। ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO/C का रूट ओवर इज इक्वल टू 2 इंटू 2000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट तुम्हारा 40 डिवाइड, अभी तो 10 का 10% रूट ओवर इक्वल टू 2 .
400 यूनिट्स। तो तुम्हारा यू क्यू आ रहा है 400 यूनिट्स, ठीक है। अब लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हम एट ए टाइम कैलकुलेशन करेंगे। पर्टिकुलर, तुम भी वही फॉर्मेट फॉलो करो। पर्टिकुलर कॉस्ट एट ईओक्यू, कॉस्ट एट सिंगल ऑर्डर, discount required to save 1200, वो भी सिंगल ऑर्डर। देखो क्वेश्चन देखो, परचेज मैनेजर बोला था कि सिंगल ऑर्डर, परचेज मैनेजर बोला था कि तुम सिंगल ऑर्डर में खरीदो। मतलब तुम्हारा कितना 2000 पीस चाहिए, तुम सिंगल ऑर्डर दोगे, इसका मतलब 2000 ही ऑर्डर करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट देगा। फिर बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिक्वायर्ड टू सेव 1200 इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। अगर ये प्रपोजल तुम रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत दूर की बात है, फिर मैं तुम्हें 3% का डिस्काउंट दे रहा हूं। इसमें तुम्हारा कितना सेविंग होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बोलो तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए, जैसे कि तुम्हारा 1200 सेव होगा कॉस्ट में, जैसे कि तुम्हारा 1200 सेव होगा कॉस्ट में। बोलो पॉइंट नंबर ए, कलर चेंज कर देते हैं इसका। एनुअल क्वांटिटी, इधर भी तुम 2000 खरीदोगे, इधर भी 2000, इधर भी 2000। परचेज प्राइस इधर होगा 10, यहाँ पे 3% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट मतलब 10 का 3% डिस्काउंट मिल जाएगा तो 9.7। लेकिन इधर कितना डिस्काउंट हमें मालूम नहीं, हमें डिस्काउंट कैलकुलेशन है करना है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स लेना होगा। परचेज कॉस्ट हो जाएगा 2000 इंटू 10, 20,000, हाँ 20,000। इधर होगा 2000 इंटू 9.7, 19,400। इधर होगा 2000 एक्स डी। क्वांटिटी इन ऑर्डर, तुम एक ऑर्डर में इधर 400 यूनिट दोगे, इधर 2000, इधर भी 2000, क्योंकि सिंगल ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर तुम्हारा आएगा इधर 5 आएगा, इधर 1, यहाँ पे भी 1। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा 40, 40, 40। अच्छा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इधर 200, इधर 40, यहाँ पे भी 40। चलो जो मुझे चाहिए मैं इसको कलरिंग कर रहा हूँ, ये सब मुझे ऐड करना है। एवरेज स्टॉक तो होगा हाफ ऑफ क्वांटिटी इन ऑर्डर। एवरेज स्टॉक क्या होगा, हाफ ऑफ क्वांटिटी इन ऑर्डर, तो इधर 100 यूनिट्स होगा, नहीं 200 यूनिट्स होगा, इधर 1000 यूनिट्स होगा, इधर भी 1000 यूनिट्स होगा।
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum वो तो परचेज प्राइस का 10%, तो इस केस में परचेज प्राइस तुम्हारा 10, तो 10 का 10% 1। इधर तुम्हारा परचेज प्राइस 9.7, तो 9.7 का 10% 0.97। यहां पे तुम्हारा परचेज प्राइस x। अब बोलेंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था वहां थोड़ा चलिए, वहां भी परचेज प्राइस x था, देखो ध्यान से, इधर भी परचेज प्राइस x था, लेकिन कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में नहीं दिया था। कैरिंग कॉस्ट कहां गया, अमाउंट में दे दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। वो क्वेश्चन नंबर ए होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस। अगर कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में दे देगा तो परचेज प्राइस चेंज होगा, तो कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देता है तो परचेज प्राइस चेंज होगा, तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो इधर कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 0.1x। टोटल कैरिंग कॉस्ट इधर 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 इंटू 1 हम पे 1000 इंटू 9.7 हो जाएगा, 1000 इंटू 0.97 970, लेकिन इधर 1000 इंटू 0.1x इज इक्वल टू 100x हो जाएगा। हंड्रेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं अब बोलो तुम्हारा टोटल कॉस्ट 20,000 प्लस 200 प्लस 200, तुम देख रहे हो ना। अगर तुम ईओ क्यू कैलकुलेशन करोगे फॉर्मूला के हिसाब से, अगर तुम ईओ क्यू कैलकुलेशन करोगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आएगा। तो इधर होगा 20,400। अगर तुम्हें कुछ ऑफर नहीं मिलेगा तो तुम 20,400 खर्चा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 20,400 खर्चा तुम्हारा ईओक्यू में आ रहा है, तुम्हारा ईओक्यू में आ रहा है। इधर देखो 19,400 प्लस 40 प्लस 970, इधर आ रहे 20,410। तो मैं क्यों सिंगल ऑर्डर में खरीदूंगा? अगर मैं ईओक्यू में खरीदूंगा तो मेरा 20,400 खर्चा होगा, इधर 20,410 खर्चा हो रहा है। इसका मतलब ऑफर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा इधर क्या हो रहा है चेक करो। टू 2000x 40 100x, अच्छा ये 100x 2040 2000x प्लस 40 प्लस 100x मतलब 2100x प्लस 40। देखो पहले तो ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, तो लिखो डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑफर। देखो टोटल कॉस्ट at UQ 20400, total cost at 3% discount offer is equal to 20,410. Since total cost at EOQ less than total cost
at offer, we should not accept the offer. हाँ, हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलो देखो, अगर तुम कब ऑफर एक्सेप्ट करोगे? जब तुम्हारा खर्चा कम होगा। अच्छा, कम नहीं हुआ तो एटलीस्ट तो इक्वल होना चाहिए। तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं 20,400 खर्चा करने के लिए तैयार हूं। अगर ऑफर में एटलीस्ट 20,400 होगा तो ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर ऑफर में 20,400 से कम हुआ तो मेरे लिए तो फायदा होगा ना, क्योंकि मेरा वो खर्चा कितना होता, मतलब कितना होगा अगर मैं ईओक्यू फॉलो करूंगा तो 20,400, लेकिन ऑफर के वजह से मेरा तो कम खर्चा हो रहा है, तो जितना कम खर्चा होगा उतना मेरा फायदा। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दो प्रकार में बोल सकता है। बोलेगा कि तुम ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए, पहले ये बताओ। मतलब सेविंग नहीं होगा तो चलेगा, तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये तो कॉस्ट एक्स में आएगा, इधर कॉस्ट तो एक्स में आएगा, तो ये वाला कॉस्ट, ईओक्यू का कॉस्ट को हम इक्वल रख के एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो उस केस में एटलीस्ट इतना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा तो हम इनडिफरेंट बन जाएंगे, हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल सकता है कि तुम बोलो तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए जैसे कि तुम्हारा सेविंग होगा, जैसे कि तुम्हारा सेविंग होगा। तो सेविंग के लिए मान लो इधर ईओक्यू में तुम्हारा एक्सपेंसेस आ रहा है 20,400, ईओक्यू में तुम्हारा एक्सपेंसेस आ रहा है 20,400। अगर तुम डिस्काउंट कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा सेविंग होगा 400, तो इधर तुम्हारा कॉस्ट 20,000 आना चाहिए। अगर इधर तुम्हारा कॉस्ट 20,000 आएगा तो तुम्हारा सेव हो जाएगा 400। इसका मतलब कॉस्ट एट ईओक्यू, ध्यान से सुनो, कॉस्ट एट ईओक्यू माइनस कॉस्ट एट ऑफर इज इक्वल टू तुम्हारा सेविंग। कॉस्ट एट ईओक्यू माइनस कॉस्ट एट ऑफर इज इक्वल टू सेविंग। देखो सेविंग जीरो के लिए कॉस्ट एट ईओक्यू इज इक्वल टू कॉस्ट एट ऑफर। सेविंग के लिए कॉस्ट एट ईओक्यू माइनस कॉस्ट एट ऑफर इज इक्वल टू सेविंग। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट टू सेव 1200। बोलो कॉस्ट एट ईओक्यू 20,400 माइनस कॉस्ट एट ऑफर, मतलब जिस ऑफर में तुम डिस्काउंट कैलकुलेशन करोगे वो हो रहा है 2,100x प्लस 40। अगर तुम इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा सेविंग कितना होना चाहिए, 1200 रुपया। अब दैट मीन्स 20,400 माइनस 21x प्लस 40 इज इक्वल टू 1200। अब x का वैल्यू निकालो। इक्कीस एक्स इज इक्वल टू 20,400 प्लस 40 माइनस 1200। 19 है to 40। अब देखो x इज इक्वल टू 19 to 40 डिवाइड बाई 2100।
ये आ रहा है तुम्हारा 9.16। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन और एक बार चेक करो तो। इसको हम ब्रैकेट देंगे, हाँ ओके, ब्रैकेट के साथ उस साइड चला गया, गलत हुआ था कैलकुलेशन। 20,400 माइनस 1200, 19,200 इज इक्वल टू 21x प्लस 40, 19,200 माइनस 40 इज इक्वल टू 21x, x इज इक्वल टू 19,160 डिवाइड बाई 2100, 9.12। अगर तुम्हारा परचेज प्राइस 9.12 होगा, अगर तुम्हारा परचेज प्राइस 9.12 होगा तो इधर तुम्हारा ईओक्यू कॉस्ट कंपैरिजन से 1200 रुपया सेव हो जाएगा, 1200 रुपया सेव हो जाएगा। अब तुम डिस्काउंट कैलकुलेशन करो, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 10 माइनस 9.12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो 10 था, 10 माइनस 9.12 डिवाइड बाई 10 परसेंटेज, 8.8%, 8.8%। तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज 8.8 चाहिए, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोला था डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 10 इंटू 8.8% इज इक्वल टू 0.88। तुम्हें 88 पैसा का डिस्काउंट चाहिए, तुम्हें 88 पैसा का डिस्काउंट चाहिए। एडिशनल एनालिसिस, व्हाट percentage of discount required to accept the offer। देखो, एडिशनली मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें कितना डिस्काउंट चाहिए कि तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। इसका मतलब सेविंग इधर नहीं होगा। तो इस वक्त हम क्या करेंगे ना, ईओक्यू का कॉस्ट ऑफर का कॉस्ट को हम बराबर रखेंगे, ईओक्यू का कॉस्ट ऑफर का कॉस्ट को हम इक्वल रखेंगे। तो इन दिस केस बोलो क्या होगा, 20,400 इज इक्वल टू 2100x प्लस 40। बस, अगर इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, अगर तुम माइनस करोगे तो सेविंग क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कितना डिस्काउंट चाहिए, इसका मतलब मुझे सेविंग नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे सेविंग नहीं चाहिए। बोलो x क्या होगा, 2400 माइनस 40 डिवाइड बाई 9.69। तो डिस्काउंट परसेंटेज 10 माइनस 9.69 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 3.1%। एटलीस्ट 3.1% डिस्काउंट होगा तो ऑफर में एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मेरा ऑफर में कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, जितना खर्चा ईओक्यू में होना था उतना ही खर्चा ऑफर में होगा। देखो ईओक्यू का रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तुम्हें ईओक्यू पूछेगा, ठीक है, फिर ईओक्यू का कॉस्ट पूछेगा, फिर बोलेगा कि ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, कंपेयर करो। तो ईओक्यू का कॉस्ट ऑफर का कॉस्ट कंपेयर करोगे, अगर ईओक्यू का कॉस्ट कम होगा तो ईओक्यू,
अगर ऑफर का कॉस्ट कम होगा तो ऑफर। फिर ये डिस्काउंट परसेंटेज में, मतलब इस डिस्काउंट मैं तुम्हें एक डिस्काउंट दे रहा हूं, इस डिस्काउंट में तुम ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, हो चुका है। फिर तुम्हें डिस्काउंट कितना चाहिए ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हें डिस्काउंट कितना चाहिए ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, इसका मतलब ये वाला पोर्शन। फिर तुम्हें डिस्काउंट कितना चाहिए कुछ सेविंग करने के लिए, इसका मतलब ये वाला कैलकुलेशन। ओके, तो ईओक्यू का टेक्निकल पोर्शन खत्म हो गया। जो बच्चे सीएमए करते हैं बोल क्या करते हैं ना, सिंपल कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हैं। बेटा ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। जहां भी तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुम वहां मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हें एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। तुम आज सीए कर रहे हो सकता है कल सीए ज्वाइन करोगे, फिर से तुम्हें कोचिंग लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो एकदम सिंपल के साथ एडवांस तक भी मूव करो, ठीक है। बहुत टीचर क्या करते हैं, कोर्स को जल्दी खत्म करने के लिए, कोर्स जल्दी खत्म करने के लिए वो लोग एडवांस को मूव नहीं करते, वो एकदम सिंपल डिस्कशन करके चला जाते हैं। उन लोगों का कोर्स खत्म हो जाता है जल्दी, फिर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारा कोर्सेस जल्दी खत्म हो गया। मैं उन लोगों का मैथ देख चुका हूँ, उन लोगों का मैथ में एकदम सिंपल प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम, इतना एडवांस प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जैसे प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब ज्यादा पढ़ाता हूँ, नहीं, जितना चाहिए तुम्हें प्रोफेशनल कोर्सेस में, तुम्हें जितना चाहिए। मैंने मेट्रो में कोचिंग लिया था कॉस्टिंग का, तो वहां मेरा टीचर मुझे जितना पढ़ाया था मैं मेरे स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है मेरा कि एक बार तुम कॉस्टिंग करोगे, एक बार तुम कॉस्टिंग पेपर का ट्यूशन लोगे तो जिंदगी भर और कॉस्टिंग का कोचिंग नहीं लोगे। मतलब इंटरमीडिएट लेवल में, चाहे तुम सीए में एग्जाम दो, चाहे तुम सीए एग्जाम दो, चाहे तुम सीएस का एग्जाम दो, बस एक ही कोचिंग चाहिए। जीएसटी के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि वन नेशन वन टैक्सेशन, ठीक है। तो हमारा प्रोफेशनल कोचिंग के लिए भी मैं वही कह रहा हूं, वन मतलब जो भी एग्जाम दो वन कोचिंग तुम्हें चाहिए। तुम एक बार कोचिंग ले लो बस हो जाएगा, तुम्हारा सीए भी हो जाएगा, सीएमए भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कोर्स फीस कम कर देते हैं दूसरे टीचर, में नहीं, कोर्स को जल्दी खत्म करा देते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो उधर कोर्स खत्म नहीं हुआ है, मेरा एग्जाम एक महीने से पहले हमारा कोर्स खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वहां पे कोर्स खत्म नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर करो, क्योंकि जो भी मेरे पास पढ़े हैं वो लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि कोर्स लेट में खत्म हो रहा है। फिर कोर्स, हाँ, उन लोगों के कंपैरिजन से मेरा थोड़ा 10-15 दिन के लेट में खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखाता हूं और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, वो लोग कुछ नहीं करते। नोट्स तो बिल्कुल नहीं लिखाते। मैं जितना भी क्लियर में लिखाता हूं, ये तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुम 4 साल 5 साल के बाद अगर नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कितना फायदा मिल रहा है। अगर तुम डिटेल में नोट्स नहीं लिखोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, ठीक है। तो किसी को किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, पहले बात तो मैं यही कह रहा हूं कि कंपैरिजन मत करो। मेरा टेक्नोलॉजी आसपास नहीं मिलेगा, कोई भी मेरा टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाएंगे इधर। फिर ज्यादा कवरेज में देता हूं स्टूडेंट्स को। मेरा फैसिलिटी यही है कि मैं फेस टू फेस क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कशन कराता हूँ, फिर उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन कराता हूँ। फिर बच्चे जब घर जाता है मैं उसको वर्चुअल मोड में प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्यूशन का क्लास दे रहा हूँ,
चाहे बच्चे वीडियो देख के प्रॉब्लम सॉल्यूशन घर में प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट तो जो भी कॉन्सेप्ट है 4-5 वीडियो डेमो देख लो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो ये बोलो कि हमारा क्लासेस खराब है। लेकिन कोई मार्केटिंग एजेंट तुम्हें बोल दिया कि वहां पे ये डिमेरिट है, इसको बिलीव मत करो, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, और कुछ नहीं हो, मेरा कुछ नहीं हो। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो जगह दिया हुआ है तुम आंसर यहीं पे लिखोगे। जब मैट मिल जाएगा, तुम्हारे पास मैट तो डेफिनेटली होगा, अगर मैट नहीं है तो जल्दी एडमिशन करो, मैट ले लो, नहीं तो मैट नहीं मिलेगा, बिना एडमिशन में किसी को भी मैट नहीं मिलता है। जेपी क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं, शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि वही रिपीट वाला क्वेश्चन, डिस्काउंट दे रहा है, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट। जो लोग यूट्यूब में इस क्लास को देख रहे हो डेमो क्लास के हिसाब से, तो तुम एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्रीन में दिखा रहा हूं। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू। हाँ, ईओक्यू पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स डिटेल्स आर एज बिलो। एक कंपोनेंट के लिए मैं डाटा दे रहा हूं, परचेज प्राइस 250। ठीक है, कोई बड़े बात नहीं है, परचेज प्राइस दे दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया, हाँ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट अमाउंट में नहीं दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। अगर परसेंटेज में देगा तो जब परचेज प्राइस चेंज होगा तो कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अगर परचेज प्राइस तुम x लोगे तो कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ x होगा। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कशन किया। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ माय गॉड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, मैं ईओक्यू पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब फॉर्मूला, फिर मेरा टोटल इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है 400। तो टोटल इन्वेंटरी मतलब कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड कॉस्ट। एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि 8 ईओक्यू, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था 8 ईओक्यू टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट इज इक्वल टू AOC का रूट ओवर। तो इस क्वेश्चन में टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट दे रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन एनुअल कंजप्शन मिसिंग, लेकिन एनुअल कंजप्शन मिसिंग, तो क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन में एनुअल कंजप्शन मिसिंग, फिर भी हम एनुअल कंजप्शन कैलकुलेशन कर लेंगे इस फॉर्मूला लगा के। बोला द कंपनी हैज गॉट 2 ऑफर, 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम 2000 कंपोनेंट एट ए टाइम खरीदोगे, 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम सारे कंपोनेंट एट ए टाइम खरीदोगे। इसका मतलब पहले तुम ईओक्यू का कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे, फिर 2% वाला ऑफर का कॉस्ट, 5% वाला ऑफर का कॉस्ट का टोटल कॉस्ट कंप्यूट करोगे। जहां पे तुम्हारा कॉस्ट मिनिमम होगा वही पॉलिसी तुम फॉलो करोगे। चलो इसका सॉल्यूशन लिखो। पहले तो एनुअल कंजप्शन हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले एनुअल कंजप्शन कैलकुलेशन करेंगे।
लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजप्शन, टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट इज इक्वल टू 2AOC का रूट ओवर एम्प्लॉय। टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट तुम्हारा कितना 4000 इज इक्वल टू 2AO कितना 100, C कितना 25 का रूट ओवर। C 25 कैसे हुआ? नाले का स्टूडेंट क्वेश्चन करते सी, अगर परचेज प्राइस 200 10% तो 25 नहीं होगा क्या? इम्प्लाई दैट, इसको सॉल्व करो, 160 lakhs इज इक्वल टू 2A इंटू 100 इंटू 25। मैंने रूट ओवर इधर हटा लिया, यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। अब बोलो ये कितना आएगा? ये आ रहा है तुम्हारा 3200 यूनिट्स। खुद सॉल्व करो। ये आ रहा है तुम्हारा 3200 यूनिट्स। अब हम कैलकुलेशन करेंगे EOQ। कैलकुलेशन ऑफ EOQ, बोलो EOQ इज इक्वल टू 2AO बाई C का रूट ओवर 2 इंटू 3200 इंटू O 100 बाई C 250 का 10%। अभी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, हाँ, उसका रूट ओवर। तो हमारा EOQ आ रहा है 160 यूनिट्स। अब हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, हो जाएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट, पर्टिकुलर पहले तो EOQ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। EOQ में फिर ऑफर 1, फिर ऑफर 2, पर्टिकुलर EOQ का ऑफर 1 ऑफर 2। चलो पूरा डिटेल में लिखो। तुम बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट 3200 3200 3200, क्योंकि तुम्हें 3200 यूनिट्स खरीदना होगा। ठीक है। बी, परचेज प्राइस इधर 250 होगा, इधर 250 होगा। ओके, पहले ऑफर 1 में तुम्हें 3% डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर 2 में 5% डिस्काउंट मिलेगा। 250 का 3% माइनस करो, नहीं
3% नहीं था शायद। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 2% अगर तुम 2000 क्वांटिटी खरीदोगे, ठीक है, इधर 2%, 250 का 2% माइनस करो, 245 आ रहा है। इधर 250 का 5% माइनस करो, 237.5 आ रहा है। परचेज कॉस्ट बोलो कितना, 3200 इंटू 250, 8 लाख। इधर 3200 इंटू 245, 784। इधर 3200 इंटू 237.5, 3200 इंटू 237.5, 760। मुझे एक कंपोनेंट मिल गया परचेज कॉस्ट। फिर लिखो पॉइंट नंबर डी, क्वांटिटी इन ऑर्डर। इधर 160 होगा, यहाँ पे 2000 होगा, यहाँ पे 3200, पूरा एंटर क्वांटिटी होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ऑर्डर। तो 3200 डिवाइड बाय 160, यहाँ पे 20 ऑर्डर दिया जाएगा। 3200 डिवाइड बाय 2000, यहाँ पे 1.6 आ रहा है। देखो 1.6, इसका मतलब प्रैक्टिकली तो तुम्हें 2 ऑर्डर लेना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम 1.6 ले सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 ऑर्डर हो जाएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, 100 रुपया। तो 20 इंटू 100, यहाँ पे 2000 हो रहा है। 1.6 इंटू 100, इधर 160 आ रहा है, इधर तो 100 आएगा। चलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। एवरेज स्टॉक ऑर्डर इन क्वांटिटी का आधा, तो 160 का आधा, 80, 2000 का आधा, 1000, इधर 1600। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, CCPUPA, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, परचेज प्राइस का 10%। तो इधर तो परचेज प्राइस 250 था, 250 इंटू 10% इज इक्वल टू 25। इधर 245 इंटू 10% इज इक्वल टू 24.5। इधर 237.5 इंटू 10% इज इक्वल टू 23.75। बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, एवरेज स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। तुम्हारा एवरेज स्टॉक 80 इंटू 25, ये 2000 होगा। एवरेज स्टॉक 1000 इंटू 24.5, ये 24,500 होगा। एवरेज स्टॉक 1600 इंटू 23.75 होगा, ये 38,000। 1600 इंटू 23.7,
अब बोलो टोटल कॉस्ट 8 लाख 2000 2000। अगेन देखो ईओक्यू में ये दोनों बराबर आ रहा है, तो 8 लाख 4000, 7 लाख 84, 160, 24 500, 8 लाख 8660, 7 lakh 60, 100, 38,000, 7 lakh 98 100। देखो ऑफर वन तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑफर वन में हमारा कॉस्ट ज्यादा आ रहा है ईओक्यू से, लेकिन ऑफर टू में हमारा कॉस्ट ईओक्यू से कम आ रहा है। इसका मतलब ऑफर टू हम एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो वी शुड एक्सेप्ट ऑफर टू। हम ऑफर टू एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ऑफर टू में हमारा ईओक्यू सॉरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारे लिए होमवर्क, तुम खुद ट्राई करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। 4 5 मैं देख चुका हूँ, वो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर खुद ट्राई करोगे तो हो जाएगा। खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से मुझे पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हेडिंग एक बार देख लो, ए टिपिकल ईओक्यू प्रॉब्लम विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 टेक्निकल क्वेश्चन ईओक्यू का, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है। तुम कोई भी स्टडी मैट देखो, चाहे चार्टर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखो या सीएम एग्जाम का क्वेश्चन देखो, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। फिर भी ये मेरा एक खुद का रिसर्च वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। इसमें मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एप्लीकेशन दिया हूं ईओक्यू में। अब बोलेंगे सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो अगर तुम कुछ काम करोगे, तुम्हारे पास अदर अल्टरनेटिव है, तो वो अल्टरनेटिव को तुम सैक्रिफाइस करोगे। तो जो अल्टरनेटिव को तुम सैक्रिफाइस कियो उसमें जितना इनकम तुम्हारा होने वाला था वो नहीं होगा, तो लॉस्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो आज मैं कोचिंग या टीचिंग प्रोफेशन में हूं, हाँ, लेकिन मेरे पास तो प्रोफेशनल डिग्री है सीएससी इन दोनों का। अगर मैं टीचिंग में नहीं आता तो मैं क्या करता, जॉब। मान लो मेरे पास जॉब का अल्टरनेटिव भी था और जॉब में मुझे सैलरी ऑफर किए थे 12 लाख पर annum। मेरे पास जॉब का अपॉर्चुनिटी था, जॉब में मुझे ऑफर किया गया था सैलरी 12 लाख, लेकिन मैंने जॉब नहीं किया, टीचिंग में आ गया। तो इस टीचिंग के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस कर दिया। इसका मतलब मेरा कितना इनकम मैंने सैक्रिफाइस करके आया हूं, 12 लाख। तो एक टीचिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा 12 लाख। टीचिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा 12 लाख। चलो आप बोलेंगे सर ये ईओक्यू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या इंप्लीकेशन है, ये ईओक्यू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या इंप्लीकेशन है। ध्यान से समझेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि क्या होगा एडजस्टमेंट।
मैं इसका गारंटी तुम्हें दे रहा हूं। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करो। द हेवी निट्रो कंपनी इज कंसिडरिंग द ऑप्टिमल बैच साइज फॉर रीऑर्डर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चाहे जो भी एसिड हो वो हमारे लिए एक गुड्स होता है, उसका नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। The management accountant has supplied the following information. The management accountant has supplied the following information. अच्छा, परचेस प्राइस ₹200 पर गैलन। अब बोलेंगे सर एक गैलन क्या होता है? ये जो एसिड होता है ना, इसको हम गैलन में मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि राइस केजी में मेजरमेंट किया जाता है, ऑयल लीटर में मेजरमेंट किया जाता है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो गैलन में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। द क्लरिकल एंड डाटा प्रोसेसिंग कॉस्ट आर 10.6 पर ऑर्डर। ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक पार्ट होगा, क्योंकि जब तुम ऑर्डर दोगे तो तुम्हें कुछ क्लरिकल काम भी करना पड़ेगा, कुछ डाटा प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल द ट्रांसपोर्ट इज डन बाय रेल। A charges of 40 is made at the time the special line to the factory is open। देखो तुम ट्रांसपोर्ट करोगे रेल, ठीक है, तो जब ट्रेन तुम्हारा फैक्ट्री को आएगा 40 रुपया का चार्ज किया जाएगा। बोलो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? जब मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट लिखाया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट में था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आया? हाँ सर आप इतना जोर चिल्लाते हैं क्यों? तो ठीक है, आगे मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे लगा कि चिल्लाना यहाँ पे जरूरत है तो इसीलिए मैंने चिल्लाया, फिर मेरा आदत है चिल्लाना। अब बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 10.6 प्लस 40, इसका मतलब 50.6। ठीक है। द कंपनी यूजेस 40,000 गैलन पर ईयर। एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 गैलन। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ स्टॉक ₹4 पर गैलन पर ईयर। अगर तुम स्टॉक होल्ड करोगे तो तुम्हें ₹4 का मेंटेनेंस खर्चा करना पड़ेगा। द स्टोर्स ओवरहेड 4,000 पर annum। द स्टोर्स ओवरहेड 4,000 पर annum। चलो स्टोर्स ओवरहेड 4,000 पर annum हुआ तो क्या हुआ, हम मेंटेन करेंगे तो ₹4 का खर्चा आएगा ना। हाँ, फॉर स्टोरिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द लोकल एरिया देयर इज ए हाई डिमांड ऑफ स्टोर्स। देखा, जो मेरा स्टोर्स है ना, वो स्टोर्स का एक हाई डिमांड है, मतलब दूसरे लोग आके मेरे स्टोर में गुड्स स्टोर करते हैं, उसके लिए मुझे रेंट देते हैं 20 पर स्क्वायर फुट। ईच गैलन रिक्वायर हाफ स्क्वायर फुट। देखो मेरे पास एक स्टोर है, अगर मैं इस स्टोर में अपना गुड्स स्टोर नहीं करूंगा तो दूसरे के गुड्स में स्टोर करूंगा। ठीक है, एक गैलन आधा स्क्वायर फुट लेगा, एक स्क्वायर फुट का ₹20 का रेंट, इसका मतलब एक गैलन मुझे ₹10 रेंट दिलाएगा। तो स्टोर का अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो वो स्टोर से मैं दूसरे लोग का गुड्स रख के पर गैलन ₹10 इनकम कर सकता था, लेकिन अपना गुड्स जब स्टोर में रखूंगा वो इनकम नहीं होगा। तो खुद का गुड्स स्टोर करने के लिए मुझे एक इनकम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो खुद का गुड्स में स्टोर करूंगा, ₹4 तो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, फिर इसको रखने के लिए मेरा ₹10 का इनकम लॉस होगा। इसका मतलब जब मैं स्टोर्स में अपना गुड्स रखूंगा इनडायरेक्टली मेरा कितना कॉस्ट आएगा? 4 या 14 सर ₹14 आएगा, क्योंकि ₹4 तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जाएगा, फिर ₹10 का इनकम लॉस होगा। कॉस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एक गुड्स को रखने के लिए मेरा ₹14 का खर्चा आएगा, तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा ₹14।
बोलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। परचेज प्राइस कितना, $200 पर गैलन। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50.6, कैसे 10.6 प्लस 40। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, ये आएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। मेंटेनेंस कॉस्ट 4 रुपया, लॉस्ट ऑफ इनकम 10 रुपया। अब बोलो EOQ 2AO बाई C का रूट ओवर तो इज इक्वल टू 2 इंटू 4000 नहीं 40,000 इंटू 50.6 डिवाइड बाई 14 का रूट ओवर, ये आ रहा है 537.72 इज इक्वल टू 53 यूनिट्स। तो तुम्हारा EOQ आ रहा है 538 यूनिट्स। ओके, आज के क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन EOQ का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है। फिर डिफरेंट परचेज प्राइस के साथ हम EOQ कंपटीशन करेंगे। तो डिफरेंट परचेज प्राइस के साथ EOQ कंपटीशन करने के बाद EOQ टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम FIFO LIFO ये सब कंसेप्ट करेंगे, रीऑर्डर लेवल, वेरिएंस लेवल करेंगे, फिर प्राइसिंग करेंगे रिसिप्ट का, मतलब कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड 6, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।